नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की पहल। राष्ट्रपति से राजनाथ सिंह करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुलाई सचिवों की बैठक। अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं की जांच कराने की सिफारिश। लोक लेखा समिति ने नीलामी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। निजी डेवलपरों के कामकाज की भी जांच। सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर। तमिलनाडु सरकार की याचिका में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शामिल करने की मांग। 2016 में आर्थिक विकास मामले में चीन से आगे होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान। दक्षिण एशियाई देशों के विकास में होगी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। कोहली को टेस्ट की मिल सकती है कमान। 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा के बाद मंगलवार देर रात स्वदेश लौट आए। इन 3 पूर्वी एशियाई देशों चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए 44 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा की शुरुआत चीन के शियान से शुरू की थी, जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गृहनगर है। प्रधानमंत्री इसके बाद मंगोलिया रवाना हुए। नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस यात्रा के दौरान भारत ने मंगोलिया को बुनियादी ढांचा विकास के लिए $1 अरब का ऋण मुहैया कराने की भी घोषणा की। दक्षिण कोरिया के साथ साथ 3 देशों की यात्रा में उनका दक्षिण कोरिया आखिरी पड़ाव था। दक्षिण कोरिया ने भारत को स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे, ऊर्जा उत्पादन और दूसरे क्षेत्रों के लिए $10 अरब मुहैया कराने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई देशों से विकास का काम मिलकर करने की अपील की। सियोल में लीडरशिप सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कटुता से एशिया की प्रगति पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की बैठक में उन्होंने कोरियाई कंपनियों से व्यापार के लिए सुगम माहौल बनाने का वादा किया। दक्षिण कोरिया दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में एशियाई लीडरशिप सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से एशियाई देशों को मिलकर लड़ना होगा। The future I dream for India is also the future want for our neighbors. As some of us in Asia become more prosperous, we must be prepared to share our resources and markets with those who need them. प्रधानमंत्री भारत दक्षिण कोरिया सीईओ फोरम की पहली बैठक में भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार कोरियाई निवेशकों को सभी सहूलियतें मुहैया कराएगी। I can tell you that India was and is a land of potentials. Now, India is also a land of enabling policy environment. Moreover, there is renewed commitment of my government for changing the face of the country. प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी अलग अलग मुलाकात की। इसमें LG, सैमसंग, हुंडई और पॉस्को जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। सियोल में नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के उल्सान शहर में पहुंचे। यहां उन्होंने हुंडई हैवी इंडस्ट्री का दौरा किया, जो जहाज बनाने का दुनिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत और कोरिया के आर्थिक संबंध अभी तक कोरिया से उपभोक्ता सामग्रियों के आयात का रहा है, लेकिन अब भारत इस परिभाषा को बदलना चाहता है और कोरिया ने जो तकनीकी उपलब्धि हासिल की है उसका फायदा अपने देश में संयंत्र लगाकर उठाना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी वजह से इंडिया कोरिया सीईओ फोरम में शिरकत किया और अपनी बातों को लोगों के सामने रखा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन दुष्मंता के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। लोक लेखा समिति ने अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं की नीलामी प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच किसी उपयुक्त एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस के मुताबिक ऐसी परियोजनाओं में निजी डेवलपरों के भी कामकाज की जांच की जानी चाहिए। समिति ने साथ ही इससे जुड़े दूसरे मुद्दों की भी जांच करने की सिफारिश की है। समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कोयला और बिजली मंत्रालयों के बीच आपसी तालमेल पर जोर दिया है।
साथ ही बिजली परियोजनाओं को लागू करने के लिए भरोसेमंद तंत्र विकसित करने को कहा है, जिससे कोयला खंडों का सही आवंटन और उनके बारे में सही अनुमान सुनिश्चित किया जा सके। The 17th report on ultra mega power projects, UMPPs, under special purpose vehicles. The committee recommended a thorough investigation by an appropriate agency to unearth manipulations in the entire bidding process of ultra mega power projects. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा है कि पूर्ति समूह से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट को जांच के लिए अभी पीएसी के सामने नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अगर यह मामला पीएसी में भेजा जाता है तो समिति इसकी जांच करेगी। सीएजी की रिपोर्ट संसद के बजट सत्र के दौरान पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से जुड़े पूर्ति समूह समेत 29 कंपनियों को इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से दिए गए लोन में नियमों का पालन नहीं किया गया। लोक लेखा समिति के गठन के 1 साल पूरा होने के मौके पर केवी थॉमस ने कहा कि इस दौरान समिति ने 35 बैठकें करके 20 प्रतिवेदन पेश किए। CNTAG has to put it before the parliament. From the parliament, they decide whether it should go to PSC or whether to PUC. Only after it come to us, then the committee sits together. For example, we have the next meeting on 27th. The SPS is 28th. Okay. Next meeting is on 28th. So on 28th, we will take all the new subjects. We are open to that. Let somebody has to represent to us. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार भूमि अधिग्रहण बिल पर पीछे नहीं हटेगी। हालांकि किसानों के हित में बिल में वो बदलाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर राजनीतिक लाभ के लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। गडकरी ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि सरकार देश हित में फैसलों को कड़ाई से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत जारी है और बीजू जनता दल सहित कई दलों का उसे समर्थन भी हासिल हुआ है। सरकार ने तीसरी बार भूमि अध्यादेश लाने की संभावनाओं से भी अभी तक इनकार नहीं किया है। भूमि बिल पर फिलहाल संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है और मॉनसून सत्र में इसकी रिपोर्ट आएगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार के दौर में किए गए विकास के कामों में रोड़े अटका रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार यूपीए सरकार की योजनाओं का श्रेय ले रही है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के 3 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने 48 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत सड़कें, मैरिज हॉल और यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाए जाएंगे। राहुल गांधी ने अमेठी के फूड पार्क का मुद्दा भी उठाया और इस परियोजना को रद्द किए जाने को एनडीए सरकार की बदले की कार्रवाई बताया। जो आज किसान अपना माल मंडी में बेचता है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में बेचता, तो किसान को बहुत ज्यादा पैसा फैक्ट्री से मिलता, फायदा होता। विजन था, सोच थी कि हम फूड पार्क लाएं, यहां पे 5, 6, 10 डिस्ट्रिक्ट्स का फायदा हो, किसानों का फायदा हो, मजदूरों का फायदा हो, मगर अब मोदी सरकार ने उसको छीन लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश प्रगति करे। अरुण जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में राजनीति से भ्रष्टाचार शब्द मिटा दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे ना बढ़े और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को विकास के खिलाफ, प्रगति के खिलाफ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के खिलाफ खड़ा कर लिया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई, 1 वर्ष में उसने क्या परिवर्तन किया? भ्रष्टाचार शब्द को भारत की राजनीति के शब्दकोश से निकालकर बाहर कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चल रही अधिकारों की लड़ाई को लेकर राष्ट्रपति से मंगलवार को मुलाकात की। दूसरी तरफ उपराज्यपाल ने भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलकर ताजा हालात की जानकारी दी। इससे पहले कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने सरकार को भेजी अपनी राय में कहा है कि नजीब जंग सरकार में गैर जरूरी हस्तक्षेप कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल को प्रिंसिपल सेक्रेटरी
अरविंद रे को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आला अधिकारियों की आज एक बैठक भी बुलाई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आज राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली में चल रहा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग का विवाद राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच गया। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलकर गैमलीन की नियुक्ति सहित उपराज्यपाल के गैर जरूरी हस्तक्षेप की जानकारी दी। सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रहे हैं और सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट भी सीधे इंस्ट्रक्शंस दे दे करवा रहे हैं कौन सेक्रेटरी रहेगा। अगर सेक्रेटरीज भी एलजी साहब तय करेंगे, ऑफिसर्स को सीधे इंस्ट्रक्शंस एलजी साहब देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगी। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें उनको कहिए कि इस तरह से ना करें। अरविंद केजरीवाल से पहले उपराज्यपाल नजीब जंग भी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और अपना पक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने भी केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता अच्छा शासन चाहती है, न कि विवाद। दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग है ये, कि जो शासन में आए, शासन चलाना ये उनका राजनीतिक एजेंडा ही नहीं। कानून विशेषज्ञ राजीव धवन ने इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार का पक्ष लेते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल की सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है। लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ही कैन नॉट इंटरफेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि सभी ऐसा नहीं मानते। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा कि उपराज्यपाल सलाह लेने को बाध्य नहीं है। संविधान में स्पष्ट है, राय देने का काम मंत्री परिषद का है। उपराज्यपाल राय नहीं देते। उपराज्यपाल तो ऑर्डर इशू करते हैं या जो निर्णय हो उसको अप्रूव करते हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल के बीच पहले भी अधिकारों को लेकर कई मुद्दे उठे हैं। जंग ने कई आदेश बिना सरकार को भरोसे में लिए जारी कर दिए, तो केजरीवाल ने भी अधिकारियों को ऑर्डर पास कर कहा था कि जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़ी फाइलों को पहले सीएम ऑफिस भेजा जाए, फिर उपराज्यपाल को दी जाए। लगातार बढ़ते इस विवाद के बीच दोनों ही पक्ष संविधान का हवाला देकर एक दूसरे के अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। तो आज उप मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों की बैठक बुलाई है, तो साथ ही 2:30 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल को एक दूसरे के अधिकारों में दखल नहीं देने की सलाह दी है। शीला दीक्षित ने मुख्यमंत्री को अधिकारियों पर आरोप लगाने की बजाय कार्रवाई करने की बात कही है। आपको लगता है कि करप्शन का मामला हो रहा है तो आप करप्शन के चार्जेस तो लगाइए, उसको मौका तो दीजिए कि भाई हाँ मैं करप्ट हूं कि नहीं हूं। ऐसे ही आप कह दें कि ये तो करप्ट है। अगर जो करप्शन था तो पावर डिपार्टमेंट क्यों नहीं ले लिया इनसे? ले लेते भाई। क्या हमें आप पर विश्वास नहीं है, हम इंक्वायरी बैठाएंगे, लीव द पावर, वी पोस्ट यू समवेयर एल्स। दे डिडंट इवन डू दैट। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को अवैध कॉलोनियों के सीवर और वाटर डेवलपमेंट चार्ज में 80% की कमी करने का फैसला किया है। इसके मुताबिक सीवर डेवलपमेंट चार्ज 494 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। वहीं वाटर डेवलपमेंट चार्ज भी 440 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार के इस फैसले से जहां 1700 कॉलोनियों के लोगों को फायदा होगा, वहीं सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि अब तक ये लोग कोई चार्ज दे ही नहीं रहे थे। लेकिन नई दरें अधिसूचना लागू होने की तारीख से 3 महीने तक ही लागू रहेंगी। पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर सूबे के कांग्रेस नेता आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बुरी हालत में है। उन्होंने मोगा बस हादसे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसके दोषियों पर उचित कार्रवाई करने में प्रकाश सिंह बादल की सरकार नाकाम रही है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को सरकारी विज्ञापनों में मंत्रियों और नेताओं की तस्वीर लगाने पर रोक लगा दी थी। अदालत के नए दिशा निर्देश के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों में सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश की ही तस्वीर लग सकेगी। तमिलनाडु सरकार की याचिका में कहा गया है कि इसमें मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को भी शामिल करना चाहिए था।
ऐसा नहीं करके अदालत ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के समान विभाजन के अधिकार की अनदेखी की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाने का अधिकार होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की पासपोर्ट की अर्जी पर विदेश मंत्रालय फैसला करेगा। खबर है कि कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी ने अपनी बीमार बेटी को देखने सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाने का आवेदन दिया है। जितेंद्र सिंह की यह टिप्पणी तब आई है जब उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी ने कहा है कि गिलानी को तब तक पासपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वो खुद को भारतीय नहीं मानते और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए माफी नहीं मांगते। Ministry of External Affairs would study all the facts, all the details and come out with an opinion and take a call. जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने दावा किया है कि जनता परिवार के दलों का विलय होकर रहेगा। उन्होंने 6 दलों के विलय में दिक्कतों या फिर संशय को महज अटकलें करार देकर खारिज किया। शरद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ही विलय के बाद बनने वाली नई पार्टी के अध्यक्ष होंगे। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेडीयू का इस प्रस्तावित विलय पर खास जोर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने हाल में ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विलय की संभावनाओं को खारिज किया था। शरद यादव 6 सदस्यीय विलय समिति के अध्यक्ष हैं। ये समिति ही विलय के बाद दल के नाम, झंडे, चुनाव चिन्ह समेत विभिन्न मामलों पर फैसला लेगी। जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विलय समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग की है। उत्तर भारत में मंगलवार को अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन इसने मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। राजस्थान में तेज आंधी से 7 लोगों की मौत हो गई। आंधी और तूफान से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पेड़ों के उखड़ने से ट्रैफिक और जनजीवन पर खासा असर हुआ। जयपुर में शाम करीब 4 बजे से आंधी का दौर शुरू हुआ, जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। वहीं दिल्ली में धूल भरी आंधी और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली। आंधी की रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 2016 में भारत आर्थिक वृद्धि दर के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। कल संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं पर रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया है कि 2016 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.7% रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2015 में वृद्धि दर 7.6% रहेगी और 2016 में यह आंकड़ा 7.7% पर पहुंच जाएगा। वहीं चीन की वृद्धि दर 2015 में 7% और अगले साल 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के आर्थिक परिदृश्य को बेहद अनुकूल बताया गया है। घरेलू खपत और निवेश बढ़ने के साथ निर्यात में बढ़ोतरी से दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार मिलेगी। भारत की मदद से दक्षिण एशिया में आर्थिक वृद्धि को गति मिलने का भी आकलन किया गया है। अगले महीने यानी 1 जून से रेस्टोरेंट जाना महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही बीमा और फोन बिल पर भी ज्यादा खर्च करने होंगे। इसकी वजह है सेवा कर की नई बढ़ी हुई दर 1 जून से लागू होगी। अब सेवा कर 14% देना होगा। फिलहाल सेवा कर की दर 12.36% है, जिसमें शिक्षा उपकर भी शामिल है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में सेवा कर बढ़ाकर 14% करने की घोषणा की थी। सेवा कर एक छोटी नकारात्मक सूची के अलावा सभी सेवाओं पर लगाया जाता है। इनमें विज्ञापन, हवाई यात्रा, आर्किटेक्ट की सेवाएं, क्रेडिट कार्ड, इवेंट मैनेजमेंट, टूर ऑपरेटर जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा दूसरी कई सेवाएं शामिल हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने वैश्विक नरमी से निपटने और टिकाऊ विकास के लिए मजबूत पूंजी से लैस बहुराष्ट्रीय संस्थानों की वकालत की है। न्यूयॉर्क इकोनॉमिक क्लब में हुए कार्यक्रम में रघुराम राजन ने कहा कि कम ब्याज दरें और कर प्रोत्साहन निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन आर्थिक विकास को गति देने के लिए उपभोक्ता मांग अधिक महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने एक बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जाल की जरूरत भी बताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नीति में मौजूदा गैर प्रणाली टिकाऊ विकास और वित्तीय क्षेत्र दोनों के लिए ही जोखिम का बड़ा स्रोत है और इससे निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है। अब आप तिजोरी में रखे अपने सोने से कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने आम बजट में घोषित
स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मसौदा जारी कर दिया है। सरकार ने इस योजना पर लोगों से 2 जून तक राय भी मांगी है। आपके पास पड़ा जरूरत से ज्यादा सोना कमाई का नया जरिया बन सकता है। ये संभव होगा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना से। आम बजट में घोषित इस स्कीम के दिशा निर्देशों का मसौदा बुधवार को जारी कर दिया गया। इस योजना में किसी भी व्यक्ति या संस्था को पहले कम से कम 1 साल के लिए किसी बैंक में गोल्ड सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा। इसमें न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा कराया जा सकता है। इस पर ब्याज नकदी या सोने में मिलेगा। ब्याज की दर बैंक तय करेंगे और ये 30 या 60 दिन पर मिलेगा। इस ब्याज पर आयकर और कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह 100 ग्राम सोना जमा करने पर अगर 1% ब्याज मिला तो परिपक्वता पर आपका सोना 101 ग्राम हो जाएगा। आप इसे नकदी या सोने में वापस ले सकते हैं। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हर साल तकरीबन 800 से 1000 टन तक सोना आयात होता है, जबकि अनुमान है कि देश में 20,000 टन से अधिक सोना बेकार पड़ा है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का मकसद इसी बेकार सोने को बाहर लाना है ताकि आयात पर निर्भरता घटाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय नौसेना को INS कावारती के रूप में एक हल्का और शक्तिशाली युद्धपोत मिल गया है। रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कोलकाता में इसे नौसेना को समर्पित किया। लगभग 110 मीटर लंबा INS कावारती पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत है जो दुश्मन के रडार और सेंसर में भी पकड़ में नहीं आएगा। 90% स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस युद्धपोत को कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। INS कावारती में 4 शक्तिशाली डीजल इंजन लगे हैं और ये 25 नॉट की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकता है। इस युद्धपोत को परमाणु, रासायनिक या जैविक हमले के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अपने निवास पर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट एंड एशियाटिक साउथ ईस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स और उज्बेकिस्तान थ्रेशोल्ड ऑफ एन एरा नाम की 2 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन किताबों में विदेश नीति और आंतरिक नीति को समझाने का बेहतर प्रयास किया गया है। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद थीं। So I'm very glad that 2 more volumes evenly balanced between domestic and foreign policy matters are being put to the readers today. जर्मनी के राष्ट्रपति एंजेला मार्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक होलांद ने वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों ने क्लाइमेट फंड को बढ़ाने की बात भी कही है। इस बीच भारत ने 2020 तक क्लाइमेट फंड को बढ़ाने को लेकर विकसित देशों से सफाई मांगी है। What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? कहीं बेमौसम बारिश और बाढ़, Is there a time कहीं हिमपात, कहीं सूखा और अकाल, about all the things that you said? और ध्रुवों से पिघलती बर्फ। कुल मिलाकर देखें तो जलवायु परिवर्तन इस समय दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। कार्बन उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग पर विकसित और विकासशील देशों के बीच बहस जोरों पर है। ग्लोबल वार्मिंग के मद्देनजर जर्मनी की राष्ट्रपति एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने विकासशील देशों के लिए अनुदान बढ़ाने की हिमायत की है। दोनों देशों के प्रमुखों ने 2014 की तुलना में वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री तक की कमी करने की बात भी कही। Kann ich hier sagen, Deutschland strebt an, seine internationale Klimafinanzierung bis 2020 bezogen auf das Jahr 2014 zu verdoppeln. Il doit être un cadre pour le long terme, décisive, être un lieu où, et je voulais ici saisir l'occasion du dialogue de Petersberg pour dire à tous les pays. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को लेकर विकासशील देशों की अगुवाई करता रहा है। इस बीच भारत ने 2020 तक क्लाइमेट फंड $100 बिलियन बढ़ाने को लेकर विकसित देशों से सफाई मांगी है। 3 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर वैश्विक नजरिए को बदलने की बात कही। ये स्थिति अगर पैदा हिंदू इंसान ने की है
तो उससे मुक्ति भी इंसान ही दिला सकता है, और उसके लिए प्रकृति को प्रेम करना पड़ेगा। ये भी सच है कि जहां प्रकृति अपनी नेमतों से हमारी परवरिश करती है, वहीं ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसके संरक्षण को तरजीह दें। कुदरत और मानव के इस नाते की भारतीय संस्कृति से उम्दा नजीर कहीं और नहीं हो सकती। फ्रांस में इस साल सितंबर में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के हताहत होने की खबर है। यह हमला अफगानिस्तान के कानून मंत्रालय के कर्मचारियों को निशाना बनाकर किया गया। यह धमाका उस वक्त हुआ जब मंत्रालय के कर्मचारी दफ्तर से घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। धमाके से आसपास की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। आतंकी संगठन तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आज ऐलान किया जाएगा। टीम चयन के लिए संदीप पाटिल की अगुवाई वाली चयन समिति की आज मुंबई में बैठक होगी। टेस्ट टीम की कप्तानी विराट कोहली को मिलना तय माना जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज के तीसरे टेस्ट के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। भारतीय टीम अगले महीने बांग्लादेश जाएगी, जिसमें 1 टेस्ट और 3 वनडे मैच होने हैं। टेस्ट मैच 10 से 14 जून के बीच फतुल्ला में खेला जाएगा। वहीं 18, 21 और 24 जून को ढाका में वनडे मैच खेला जाएगा। वहीं आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई है। कल वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया। मुंबई ने सिमंस के 65 रन और पोलार्ड के धुआंधार 41 रन की बदौलत चेन्नई के सामने 188 रन का लक्ष्य रखा। तेज गेंदबाज मलिंगा की धारदार गेंदबाजी और हरभजन की फिरकी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स के सभी बल्लेबाज 19 ओवर में 162 रन पर ही ढेर हो गए। मलिंगा ने 3 और हरभजन ने 2 विकेट लिए। आज एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की पहल। राष्ट्रपति से राजनाथ सिंह करेंगे मुलाकात। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुलाई सचिवों की बैठक। अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजनाओं की जांच कराने की सिफारिश। लोक लेखा समिति ने नीलामी प्रक्रिया पर उठाए सवाल। निजी डेवलपरों के कामकाज की भी जांच। सरकारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर। तमिलनाडु सरकार की याचिका में मुख्यमंत्री और राज्यपाल को शामिल करने की मांग। 2016 में आर्थिक विकास मामले में चीन से आगे होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान, दक्षिण एशियाई देशों के विकास में होगी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। और बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। कोहली को टेस्ट की मिल सकती है कमान। 1 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज।